हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये हमारा लास्ट यूनिट है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बना है हमारा दो शब्दों से, बायो और इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो मतलब तो हमें समझ में आ रहा है, कुछ बायोलॉजिकल चीज़ से रिलेटेड है। इन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे अगर हम सिंपली कहें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि बायोलॉजिकल डेटा को, जो बायोलॉजिकल डेटा भी क्या होता है अभी देखेंगे हम, बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, और जब हम चाहें उस डेटा को हम निकाल सकें, स्टोर कर सकें, देख सकें, इन सारी चीज़ों को ही हम करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोई एक वर्ड या कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कह सकते हैं कि ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कई सारे सेक्टर्स, कई सारे ब्रांचेस एक साथ मिलकर काम करती हैं। वो सेक्टर क्या क्या है हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में? हम मैथ्स की हेल्प लेते हैं, बायोलॉजी तो ऑफ कोर्स है ही, कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, हम स्टैटिक्स परफॉर्म करते हैं, हम केमिस्ट्री का हेल्प लेते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के हमारी बनती है पूरी की पूरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब आती है कि करते क्या है हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ये तो हो गया कि हाँ, कंप्यूटर की हेल्प से हम बायोलॉजिकल डेटा स्टोर करते हैं। तो क्या होता है कि हमारी बायोलॉजिकल डेटा क्या है, जो हमारे डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, अमीनो एसिड सीक्वेंस है, कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी का, प्रोटीन है। तो इन सब के जो भी हमारा बायोलॉजिकली सब डेटा, उनका जो जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, हम क्या करते हैं, हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर की हेल्प से सारी डेटा को, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डाल देते हैं। ठीक, कैसी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमें कोई एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में जानना है। ठीक, हमारी कोई XYZ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से कंप्यूटर में ये अपना XYZ डालेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, और हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से। क्या होगा, देखिए हमारे पास सबसे अच्छे एग्जांपल है, हमारे पास गूगल है। गूगल हमारा क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो गूगल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको सर्च करता है, हमें रिज़ल्ट देता है। ऐसे ही आप समझिए कि हमारा जो गूगल है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या किया, इन्फॉर्मेशन डाला, और इनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था उससे रिलेटेड सारी जानकारी हमें दे दी। तो ये तो ओवरव्यू हो गया कि हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये होता है। ठीक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारी यही है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को मिला के हम बस सिंपली बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इस तरीके से कि मतलब हमें को भी अगर रेफरेंस देखना हो कि हाँ हमें कुछ भी बायोलॉजिकल डेटा के बारे में जानना है तो हम सिंपली आराम से देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, वो सब अभी हम देखेंगे। ठीक, पहले देखिए इसके डेफिनेशन वगैरह। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ अ साइंटिफिक सब डिसिप्लिन दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सब डिसिप्लिन मतलब समझ लीजिए सब ब्रांच, कई सारे ब्रांचेज है उसमें। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारी क्या है, एक साइंटिफिक ब्रांच है जिसमें किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड डिससेमिनेट बायोलॉजिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। किसी बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, एनालाइज करना, उसको सेपरेट करना, सच एज डीएनए एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस और एनोटेशंस अबाउट दिस सीक्वेंस। और वो बायोलॉजिकल डेटा में हमें क्या आती हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, डीएनए, अमीनो एसिड सीक्वेंस, एनोटेशंस अबाउट दिस सीक्वेंस। अब ये एनोटेशन क्या होता है? ठीक, एनोटेशन अभी हमारा आगे भी आएगा। तो एनोटेशन को अगर मैं सिंपली बताना चाहूँ तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई सीक्वेंस है। ठीक, कोई नहीं सीक्वेंस नहीं, एक जीन समझिए। ठीक, तो इस जीन का, ये जीन कहाँ पाया जाता है, ये जीन का शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितने फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका दूसरे जीन के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये दूसरे जीन पे क्या इफ़ेक्ट करता है, मतलब उस जीन के बारे में जितनी जानकारी है, जितनी इंफॉर्मेशन, उसको बताता है हमारा एनोटेशन। एनोटेशन में बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें सिंपली इतना ही समझे कि एनोटेशन अगर हमारा वर्ड आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है उस चीज़ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी डिटेल हम ले सकते हैं उसके बारे में, उसको हम एनोटेशन कहते हैं। तो हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे डीएनए डेटा, डीएनए, अमीनो एसिड सीक्वेंस, या इन सीक्वेंस के बारे में जितनी भी जानकारी है, इन सबको स्टोर करना, एनालाइज करना और अलग करना, सेपरेट करना एक दूसरे से, और उनके बारे में जानना ही हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें ये सारी चीज़ें बताती है। It is an emerging branch of biological science that emerges from the combination of both biology and information technology। हमारी जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक इमर्जिंग ब्रांच है, एक नई जो ब्रांच है हमारी आ रही है बायोलॉजिकल साइंस की,
जो कॉम्बिनेशन है दो टेक्नोलॉजीज़ का, बायोलॉजी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस स्टडी। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इंटर मतलब कई सारी ब्रांचेस का फील्ड है ये, जैसे दैट यूजेस, जो किसका यूज़ करता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दैट हैव मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल डिसिप्लिन। और ये सारी चीज़ें मिलकर एक सिंगल हमारा ब्रांच बनाती है, एक सिंगल सेक्टर बनाती है हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन सारी चीज़ों को देखिए, बायोलॉजिकल डेटा यहाँ पे पिछले 2 यूनिट्स में हम यही पढ़ रहे हैं कि डेटा को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं उसको, तो इन्हीं लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर तो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको सारी चीज़ों को देखने के लिए, और ये सब मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स वगैरह हम डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। क्या है कि अकॉर्डिंग टू द एन सी बी आई का फुल फॉर्म याद करना है आपको, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, द ब्रांच ऑफ NLM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एंड NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये सब हमारी बायोटेक्नोलॉजी में, आई मीन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है इनका। ये सब डेटाबेसेस बनाती हैं, स्टोर करती हैं। तो ये जो भी जितने भी ब्रांचेस हैं, इन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स को इस तरह से डिफाइन किया है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज डिफाइंड एज द एनालिसिस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, मैनिपुलेशन, रिकवरी, स्टोरेज एंड विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि ये जितना भी हमारे पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन करना, एनालिसिस करना, क्लासिफिकेशन करना, उसको मैनिपुलेट करना, रिकवरी करना, स्टोरेज करना, उसको विजुलाइज करना, देखना, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से की जाने वाली हमारी एक ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपको डेफिनेशन याद करनी हो, लिखनी हो एग्जाम में, तो आप तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों डेफिनेशन ही है हमारी, ठीक। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्म को कॉइन किसने किया था, तो पॉलियन हॉकवेग ने और बेन हेस्पर ने 1960 में बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्म दी थी। नेक्स्ट क्या है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन्वॉल्व प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा एंड दिस इंक्लूड। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेनली बेसिक क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है, तो इन्वॉल्व करती है प्रोसेसिंग, हमने कोई डेटा को डाला तो कंप्यूटर में प्रोसेस होगा, वो स्टोर होगा, और एनालाइजिंग, हमें उस डेटा को देखना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसको एनालाइज करेंगे, तो तभी तो पता चलेगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मेनली हर चीज़ें आती है, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा। और ये सारी चीज़ें क्या क्या इंक्लूड करती हैं, क्रिएटिंग डेटा बेसिस टू स्टोर एक्सपेरिमेंट डेटा बेसिस बनाकर हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल डेटा है, उसको स्टोर करेंगे। अब डेटा बेसिस के बारे में हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है अभी। प्रिडिक्टिंग द वे दैट प्रोटीन्स फोल्ड, प्रोटीन्स किस तरीके से फोल्ड करते हैं, ये बातें हमें पता चल सकती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से। नेक्स्ट है कि मॉडलिंग हाउ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन सेल इंटरेक्ट विद ईच अदर, और हमारे सेल में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी बातें हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से पता चल सकती हैं। या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम यही सब चीज़ें देखते हैं। अब आती है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाटा बेसिस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हमारे सिलेबस में डेटा बेसिस के बारे में ही पढ़ना है, तो पहले पता तो हो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, तब तो हम डेटा बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जाना, अब हम डेटा बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, अभी हम बात करें कि बायोलॉजिकल डेटा है, हमें बायोलॉजिकल डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास इतना वाइड रेंज का डेटा है हमारे पास, हम एक एक को कह सकते हैं, एक एक सीक्वेंस के बारे में, एक एक हमारा जो कोडोन होता है कि AUG है तो AUG हम टाइप करें तो हमें मेथियोनिन आएगा, और मेथियोनिन के बारे में जितनी भी जानकारी, ये प्रोटीन है, ये सीक्वेंसेस के बारे में इतनी जानकारी, इतनी सारी जानकारियाँ हमारी स्टोर है कंप्यूटर में, हम चाहते हैं कि एक जगह स्टोर हो जाए। तो सारी इतनी बड़ी वैरायटी जो हमारे इंफॉर्मेशन की, उसको स्टोर करने के लिए उतना जगह भी तो चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टमेटिक वे तो होना चाहिए कि हमारी चीज़ें स्टोर रहें। तो इस चीज़ को स्टोर करने के लिए आती है हमारे डेटाबेसेस नॉर्मली क्या होती है, हम कंप्यूटर से जानते हैं कि डेटाबेसेस क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है डेटा का, जो कि उसमें हम डेटा स्टोर कर सकें और एक्सेस कर सकें। मतलब हम जैसे हम कबर्ड में, अलमीरा में कपड़े रखते हैं, वैसे ही डेटाबेसेस में हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डेटा स्टोर रहती है एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक। तो डेटाबेस क्या होती है कि अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हम बेसिकली बात करें तो हमारी क्या क्या होती है, डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होती है जो स्टोर रहती है और एक्सेस होती है इलेक्ट्रॉनिकली। अब कंप्यूटर के माध्यम से होगी तो इलेक्ट्रॉनिकली ही होगी। अब हमारी बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होती है, तो
बायोलॉजिकल डेटाबेस में हमारी जितनी भी बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, डीएनए है, अमीनो एसिड, इन सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेस। अच्छा, बायोलॉजिकल डेटाबेस की खास बात ये होती है कि इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक। हम बायोलॉजिकल डेटाबेस में हम क्या करें, अपना जितना भी डेटा है सारा हम डाल दे रहे हैं। उस चीज़ को इस तरह से हम डालते हैं कि उस डेटा को हम जब चाहे तब स्टोर कर सकें और डेटा उसमें डाल सकें, जब चाहे तब हम वो इन्फॉर्मेशन बाहर भी ले सकें। रिट्राइवल ऑफ डेटा, हम जब कंप्यूटर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहें, उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए, तो हमारे डेटाबेस की ये सब खासियत होनी चाहिए। तो जब हम चाहें उस डेटा को हम रिट्राइव भी कर सकें। इसमें क्या होता है, स्पेशलिटी क्या होती है कि मान लीजिए हमारे पास म्यूटेशंस की मान लेते हैं कि ह्यूमन के जीनोम में इतने सारे म्यूटेशंस होते हैं, तो वो एक डेटाबेस में हमारी कलेक्ट है। जितनी म्यूटेशंस होते हैं एक डेटाबेस में उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखी गई है। तो हमें कोई चेक करना होगा डिज़ीज़, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला डेटाबेस खोलेंगे जिसमें सारी ह्यूमंस के जीनोमिक म्यूटेशंस के बारे में जानकारी दी है, और हमारे पास कोई केस आया है तो उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो हम चेक कर लेंगे कि अच्छा किसी से मैच हो रहा है क्या, तो हमें डिज़ीज़ का पता चल जाएगा कि ये म्यूटेशन है, तो इससे हमारा रोग हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन क्या होगा, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हमारे पास मान लीजिए कोई बिल्कुल नया केस है, ऐसा बिल्कुल हमने पूरा देख लिया, पूरा हमने डेटाबेस में सारा ऊपर से नीचे तक देख लिया, वो वाला म्यूटेशन जो हमारे पास केस आया है वैसा किसी में नहीं है, तो वो हमारे लिए नया हुआ। तो हम उसको उसी लिस्ट में एक और डाल देंगे कि हाँ ऐसा म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पे एक नई डिज़ीज़ है, ये ऐसा म्यूटेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को उसमें ऐड कर देंगे हम उस डेटाबेस में, हमारे म्यूटेशन वाला डेटाबेस में हम वो वाली इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देंगे, ताकि आगे फ्यूचर में अगर किसी को वो चीज़ हो तो कोई उसको फिर सर्च करे तो उसका पता चल जाए। तो ये हमें डेटाबेसेस की कुछ खासियत होती है कि हम डेटा को आसानी से उसमें स्टोर कर सकें, जब चाहे तो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें, देख सकें, ये सारी चीज़ें हमारी डेटाबेसेस में होती हैं। अब डेटाबेस का हमारा जो डेफिनेशन है अगर आप देखें तो, अ बायोलॉजिकल डेटाबेस इज़ अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ परसिस्टेंट डेटा यूजुअली एसोसिएटेड विद कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर। जो हमारी बायोलॉजिकल डेटाबेस होती है एक लार्ज ऑर्गेनाइज बॉडी होती है हमारी डेटा की, जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है, और इस तरह से उस डेटाबेस को तैयार किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, अपडेट कर सकें। जैसे हम मोबाइल में ऐप्स अपडेट करते हैं, मोबाइल को अपडेट करते हैं, क्वेरी कर सके, कोई हमें जानकारी चाहिए। रिट्राइव कंपोनेंट ऑफ डेटा, रिट्राइव मतलब डेटा को हम दोबारा एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो उसे कर सके, लेना चाहे फिर से, तो विद इन द सिस्टम। तो हमारे बायोलॉजिकल डेटाबेस में क्या होना चाहिए, हमारा बायोलॉजिकल डेटाबेस होना चाहिए हमारा ऐसा होता है, क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गेनाइज बॉडी होती है जो कंप्यूटर से एसोसिएटेड ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम उसको जब चाहें तो अपडेट कर सकें। अपडेट करने के मतलब समझ रहे हैं ना कि अभी मैंने बताया कि कोई हमारे पास नया केस आया तो हम उसमें जोड़ना चाहें तो उसे जोड़ सकें, क्वेरी कर सकें, कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो रिट्राइव कर सकें डेटा को जो कि सिस्टम में हमारा मौजूद है। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस इज़ टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स इनेबल इजी रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा चीफ ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा डेटाबेस क्रिएट का, क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो इतना लार्ज स्केल का डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेट में अरेंज कर सकें हम, और इजी रिट्राइवल डेटा को जब हम जो डेटा देखना चाहें हम उसे आराम से देख सकें। जैसे हम गूगल पे देखते हैं, जो हमें चाहिए डेटा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी उस पर टाइप करते हैं, हमें सारा चीज़ आ जाता है, वैसा ही आराम से हम डेटा को देख सकें। रिट्राइवल मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे हमें कोई सर्च करना होता है इन्फॉर्मेशन गूगल पे, मान लीजिए हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में सर्च करना, हमने सर्च किया, कोई वेबसाइट ओपन की, तो वो हमारी रिट्राइवल ऑफ डेटा हो गई, हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो कुछ एग्जांपल हैं पॉपुलर डेटाबेसेस के, जैसे जेनबैंक फ्रॉम NCBI है, स्विसप्रोट है, PIR है, ये सब क्या है, हमारे डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की गई है, जितनी भी बायोलॉजिकल डेटा से अलग अलग बायोलॉजिकल डेटा हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, ठीक। जेनबैंक में, स्विसप्रोट में और PIR में, और NCBI के द्वारा ये बनाई गई हैं, जो हमारी NCBI है। हम नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस। देखिए हमारे पास कई सारे हमारे पास हैं डेटाबेसेस। तो हमारे पास जितनी बायोलॉजिकल हमारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे RNA हुआ, प्रोटीन हुआ, DNA हुआ, इन सब के लिए अलग अलग हमारे पास डेटाबेसेस सिस्टम्स बनाई गई हैं, ठीक। जैसे न्यूक्लिक एसिड का एक अलग डेटाबेस है, प्रोटीन्स का अलग डेटाबेस है,
तो इन सब हमारी डेटाबेसेस हैं और इन सब के बारे में हमें पढ़ना भी है। लेकिन उससे पहले हम डेटाबेसेस का क्लासिफिकेशन देते हैं कि डेटाबेसेस किन तरीक़ों के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की डेटाबेस होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। इसके अलावा तीसरा भी होता है जिसे हम स्पेशलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं। तो प्राइमरी क्या होता है कि प्राइमरी डायरेक्टली किसी रिसर्चर ने, किसी साइंटिस्ट ने किसी चीज़ पे रिसर्च किया, किसी जीन पे, और जो भी रिज़ल्ट आया तो उन्होंने डेटाबेस में डायरेक्टली उसमें पुट कर दिया। सेकेंडरी में क्या होता है कि हम प्राइमरी को एनालाइज़ करते हैं, जो भी प्राइमरी डेटाबेस होता है उसको एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद हम उसमें डालते हैं। ठीक, तो थर्ड मतलब देखते हैं क्या होता है हमारा। तो बेस्ड ऑन दियर कंटेंट, मतलब क्या चीज़ उसमें मौजूद है। बायोलॉजिकल डेटाबेस कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। रफली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी डेटाबेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज आर्चीवल डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस को आर्चीवल डेटाबेस भी कहते हैं। दे आर पॉपुलेटेड विद एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड डेटा सच एज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। और हमारे प्राइमरी डेटाबेस में हम क्या चीज़ें डालते हैं, क्या कंटेंट होता है हमारा, तो हमने एक्सपेरिमेंट जो कोई किया उससे जो भी हमारा डेटा आया, कोई भी रिजल्ट आया तो उसको डालते हैं हम। जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोई हो गया, प्रोटीन सीक्वेंस हो गया, या फिर कोई मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक, नेक्स्ट है कि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आर सबमिटेड डायरेक्टली इनटू द डेटाबेस बाय रिसर्चर एंड द डेटा आर एसेंशियली आर्चीवल इन नेचर। एक्सपेरिमेंटली मतलब तुरंत किसी रिसर्चर ने रिसर्च किया और जो भी आया तो उस डेटा को डायरेक्टली डेटाबेस में पुट कर दिया और वो डेटा अपने आप ही उसमें स्टोर हो जाता है। Once given a database accession number, the data in primary database are never changed, they form part of scientific record। और एक बार क्या होता है, डेटाबेस में हम जब पुट कर देते हैं, मतलब रिसर्चर पुट कर देता है तो उसे एक एक्सेशन नंबर मिलता है, और वो एक्सेशन नंबर जैसे ही मिलता है तो वो डेटाबेस में एकदम बिल्कुल ही स्टोर हो जाता है और फिर कभी चेंज नहीं होता है, वो साइंटिफिक रिकॉर्ड का एक पार्ट बन जाता है। हम उसमें चाहे तो फिर दोबारा ऐड कर सकते हैं, हमें कोई नई चीज़ मिली तो। ठीक, एग्जाम्पल हमारे प्राइमरी डेटाबेसेस के आते हैं ENA, जीन बैंक एंड DDBJ। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एरे एक्सप्रेस आर्चीव एंड GEO में हमारा फंक्शनल जीनोमिक डेटा है। प्रोटीन डेटा बैंक PDB में हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 डायमेंशनल मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, तो हमारे प्रोटीन डेटा बैंक में जो प्रोटीन डेटा बैंक हमारा डेटाबेस है उसमें हमारे ये इंफॉर्मेशन रहती है। सेकेंडरी डेटाबेसेस क्या होते हैं, तो सेकेंडरी डेटाबेसेस कंप्राइज डेटा डिराइव फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एनालाइजिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को जो हम एनालाइज करके रिजल्ट हम जो भी पाते हैं उसको सेकेंडरी डेटाबेस में डाल देते हैं। सेकेंडरी डेटाबेस ऑफन ड्रॉ अपॉन इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेज इंक्लूडिंग अदर डेटाबेसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कल्चरल वोकैबुलरी, साइंटिफिक लिटरेचर। सेकेंडरी डेटाबेस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन हम कई सारी जगहों से लेते हैं। एक तो हम प्राइमरी सेकेंडरी जो भी हमारी डेटाबेस है उससे भी लेते हैं, कोई वोकैबुलरी, साइंटिफिक लिटरेचर मतलब साइंटिफिक कोई टर्म है, साइंटिफिक कोई एरिया है, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दे आर हाईली क्यूरेटेड ऑफन यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल algorithm एंड मैनुअल एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन टू डिराइव न्यू नॉलेज फ्रॉम द पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ साइंस। क्या होता है, जो हमारी सेकेंडरी डेटाबेस होती है ना, प्राइमरी में तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और वो डेटा जो भी आया, जो भी हमने किया तो हम डाल देते हैं। सेकेंडरी डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि बहुत उसको अच्छे से एनालाइज किया जाता है, उसको क्योर किया जाता है, उसमें हम कंप्यूटर के जो एल्गोरिथम है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वगैरह पूरा लगाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डेटा को और उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड के लिए हम डाल देते हैं। ठीक, एग्जांपल है हमारे सेकेंडरी डेटाबेसेस के इंटरप्रो, हमारा जो एक डेटाबेस सिस्टम है, इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, तो प्रोटीन फैमिलीज़ के बारे में दी गई है, मोटिव्स एंड डोमेन के बारे में जानकारी दी है। डोमेन मतलब अगर प्रोटीन की हम बात करें तो ऐसा प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसकी जब हमारा प्रोटीन फोल्ड करता है, जिसकी वजह से फोल्डिंग होती है, उसको डोमेन कहते हैं प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। यूनिपोर्ट नॉलेज में क्या आता है हमारा, सीक्वेंस एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यूनिपोर्ट नॉलेज बेस हमारा एक डेटाबेस सिस्टम है जिसमें हमें प्रोटीन्स के सीक्वेंस और फंक्शनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती है। एनसेम्बल है जो हमारा एक डेटाबेस सिस्टम, इसमें वेरिएशन, फंक्शन, रेगुलेशन एंड रेगुलेशन 2 बार हो गया हमारा, रेगुलेशन एंड मोर लेयर्ड इनटू होल जीनोम सीक्वेंस। हमारे जीनोम सीक्वेंस के वेरिएशन के बारे में, फंक्शन के बारे में, रेगुलेशन के बारे में जितनी जानकारी होती है उसके बारे में हमें एनसेम्बल डेटाबेस सिस्टम है उससे हमें जानकारी मिल जाती है। अब हमें पढ़ना है अलग अलग डेटाबेसेस के बारे में, उनके कुछ एग्जांपल्स और
क्या वो काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक। उससे पहले हमारा जो तीसरा एक टाइप का डेटाबेस होता है जिसे हम स्पेशलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट में काम करते हैं। मतलब कोई स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनिज्म ले लेगा, कोई किसी जीनोम ले लेगा, उसी पे पूरा वो जानकारी देता है, ठीक। तो जैसे एग्जांपल के लिए फ्लाई बेस, HIV सीक्वेंस डेटाबेस एंड राइबोसोमल डेटाबेस, ये सारी हमारे डेटाबेसेस के नाम है डेटाबेस सिस्टम के। प्रोजेक्ट और डेटाबेसेस दिस स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा। ये सब जो डेटा है ना, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में जितनी जानकारी होती है वो रखते हैं। अब हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस। न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस है जिसको शॉर्ट में NDB कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में जितनी जानकारी होगी इन सारे डेटाबेसेस में हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस, जिसे शॉर्ट में NDB भी कहते हैं, इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3-dimensional न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड देयर कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन क्यूरेटेड फ्रॉम द प्रोटीन डेटा बैंक। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशनल न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर है, उनका कलेक्शन है, और उन जो न्यूक्लिक एसिड से है उन कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग चीज़ें बनती हैं वो हमें मिलती है, और वो क्यूरेटेड फ्रॉम प्रोटीन डेटा बैंक से लिए गए हैं ये वाले डेटाबेसेस। मतलब प्रोटीन डेटा बैंक में हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसको हमने एनालाइज़ किया, उसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस में उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को डाल दिया। The database acts as a centralized platform for storing and accessing structural information and annotations related to nucleic acid। और न्यूक्लिक एसिड डेटा में हमारा क्या है, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, मतलब एक बीच की एकदम चीज़ है जहाँ पे हमें सारी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें मिल जाती हैं। एंड डेबी मतलब न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस इंक्लूड्स एनोटेशंस स्पेसिफिक टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एनोटेशन मतलब जैसे मैंने बताया, न्यूक्लिक एसिड के बारे में जितनी जानकारी है सारी हमें मिल जाएंगी उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड। इट ऑल्सो प्रोवाइड टूल्स दैट अलाउ यूजर टू सर्च द डेटाबेस, डाउनलोड डेटा स्ट्रक्चर, एनालाइज न्यूक्लिक एसिड एंड लर्न मोर अबाउट देम। और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस है, ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी टूल्स भी प्रोवाइड कर देता है जिसकी मदद से हम डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और बहुत कुछ जान सकते हैं हम उनके बारे में। द डेटाबेस इंक्लूड्स RNA एंड DNA ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विद 2 और मोर बेसेस। और इस डेटाबेस में RNA और DNA के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब छोटे छोटे सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, ठीक। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटीन, DNA एंड प्रोटीन RNA स्ट्रक्चर। इसमें प्रोटीन, DNA और RNA प्रोटीन जो भी चीज़ें हैं सबके स्ट्रक्चर भी ये रखता है। एग्जाम्पल जो हमारे न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस के, मतलब यहाँ पे हमें न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, EMBL यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, और जनबैंक NCBI द्वारा यहाँ पे हमें मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। और ये हमारे सेकेंड प्राइमरी डेटाबेसेस है, मतलब यहाँ पे रिसर्चर्स ने डायरेक्टली अपने डेटा को इनपुट कर दिया है, पुट कर दिया है। उसके अलावा HMAP, हैपमैप, रेफसेक 23 एंड एमिस डेटाबेस, ये सेकेंडरी डेटाबेस है ये। अच्छा, आपको डेटाबेसेस की जो भी एग्जांपल्स हैं इनके बारे में आपको नाम याद रख लेना है, क्योंकि एग्जांपल आ सकते हैं, ठीक। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस हो गया, उसमें हमारे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जानकारी है। अब जीनोमिक डेटाबेस है, तो जैसे कि नाम से पता है हमें सारा जो जीनोम के बारे में है सारी जानकारी मिल जाएगी। जीनोम क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, किसी की बॉडी का जो कंप्लीट सेट है DNA का, उसको हम जीनोम कह देते हैं। तो जीनोम डेटाबेस में क्या होगा कि दीज डेटाबेसेस कलेक्ट जीनोम सीक्वेंसेस, एनोटेट एंड एनालाइज देम एंड प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस। जो हमारे जीनोम डेटाबेसेस होते हैं ये क्या कलेक्ट करके रखते हैं, जीनोम सीक्वेंसेस, एनोटेट मतलब जीनोम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारा, एनालाइज देम उन्हें एनालाइज करते हैं, प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस, और पब्लिक एक्सेस के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब पब्लिक उन्हें देख सकती है। Some add curations of experimental literature to improve computed annotations। कुछ डेटाबेसेस में हमारे पास स्पेशल एक्सपेरिमेंटल क्यूरेशन भी होती है, मतलब हमने उसमें ज़्यादातर एनालाइज किया होता है, और इम्प्रूव कंप्यूटेड एनोटेशन, और कंप्यूटर की मदद से हमने उसको बहुत इम्प्रूव भी किया होता है। कुछ हमारे डेटाबेसेस हमारे पास ऐसे भी हैं, जीनोम डेटाबेसेस। दीज डेटाबेसेस में होल्ड मेनी स्पीशीज जीनोम्स और अ सिंगल मॉडल ऑर्गेनिज्म जीनोम। जो हमारे जीनोम डेटाबेसेस है ना, वो कई सारे स्पीशीज़ के जीनोम के बारे में जानकारी रखते हैं, या फिर किसी एक जीनोम के बारे में भी रख सकते हैं। मॉडल ऑर्गेनिम्स मतलब किसी एक चीज़ को हमने मॉडल बनाया, इसके बारे में जितनी जानकारी है हमें सारा जीनोम से रिलेटेड जानकारी मिल सकती है। अब जीनोम डेटाबेसेस के कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद करने हैं, एग्जांपल तो याद रखने ही हैं।
जैसे एरे एक्सप्रेस है, तो एरे एक्सप्रेस में हमारे क्या है, आर्चीव ऑफ फंक्शनल जीनोमिक डेटा, जितना भी फंक्शनल जीनोमिक डेटा है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एरे एक्सप्रेस से मिल जाएगी। एंसेंबल से प्रोवाइड ऑटोमेटिक एनोटेशन डेटाबेसेस फॉर ह्यूमंस, माउस एंड अदर वर्टिब्रेट एंड यूकैरियोटिक जीनोम। एंसेंबल में हमें ह्यूमन का, माउस का, वर्टिब्रेट्स का और यूकैरियोट जीनोम का जितना जानकारी चाहिए हमें एंसेंबल से मिल सकता है। फ्लाई बेस्ड है, फ्लाई बेस भी हमारा एक जीनोमिक डेटाबेस है। उसके अलावा जीन एक्सप्रेशन, ओमनीबस, आरजीडी, एसएनपीडीआई, ये सब हमारे जीनोमिक डेटाबेसेस के एग्जाम्पल हैं। अब आता है हमारा प्रोटीन डेटाबेस। देखिए हमारे सिलेबस में तीनों हमें डेटाबेस के बारे में पढ़ना है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और जीनोमिक डेटाबेस के बारे में। प्रोटीन डेटाबेस मतलब हमें प्रोटीन के बारे में पता चलेगी। तो प्रोटीन डेटाबेस में दो तरह के हमारे पास डेटाबेस है, एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है और एक हमें प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रोटीन डेटाबेसेस आर अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस दैट आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन डेटाबेस कैसे बायोलॉजिकल डेटाबेस है जो प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रखते हैं। प्रोटीन के बारे में जितनी जानकारी होगी, द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ प्रोटीन डेटाबेस इंक्लूड्स द एमिनो एसिड सीक्वेंस, द डोमेन स्ट्रक्चर, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, द 3D स्ट्रक्चर इन इंटरेक्शन विद अदर प्रोटीन्स। और जो हमारा प्रोटीन डेटाबेसेस में इंफॉर्मेशन होता है वो क्या की इंफॉर्मेशन होती है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है। डोमेन स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन के सेंस में बात करें तो हम ऐसा प्राइमरी यूनिट स्ट्रक्चर जिससे प्रोटीन फोल्ड होता है तो डोमेन स्ट्रक्चर है वो हमारा। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन और 3D स्ट्रक्चर जो भी हैं और अलग अलग प्रोटीन के साथ किसी एक प्रोटीन का कैसा इंट्रैक्शन है, ये सारी जानकारी हमारी प्रोटीन डेटाबेसेस में मौजूद होती है। सेवरल प्रोटीन डेटाबेसेस आर पब्लिकली अवेलेबल। कई सारे प्रोटीन डेटाबेसेस पब्लिकली अवेलेबल हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, प्रोटीन डेटाबेसेस बीइंग क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज। और हमारे डेटाबेस में प्रोटीन के बारे में कैसा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके आधार पे हमारे कैटेगरी डिवाइड की गई है प्रोटीन डेटाबेसेस की। तो पहला है प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में क्या होता है, द प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस कंटेन्स एमिनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो प्रोटीन सीक्वेंस, जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में हमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में जानकारी होती है और उससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ पॉपुलर प्रोटीन सीक्वेंसेस डेटाबेस हमारे पास हैं, जैसे PIR है, स्विसपोर्ट है। तो देखिए इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो PIR के बारे में क्या जानना है हमें, तो PIR का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक, तो प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स PIR इज अ पॉपुलर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शनली एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस। फंक्शनली जो हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंसेज है उनके बारे में हमें PIR डेटाबेस हमें जानकारी देता है, मतलब इसके अंदर ऐसे जानकारी रखी गई है। PIR मेंटेन्स 3 डेटाबेसेस। जो हमारा PIR है वो 3 डेटाबेसेस को मेंटेन करता है। पहला द सीक्वेंस प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस PST को, नॉन रिडंडेंट रेफरेंस NREF एंड सीक्वेंस डेटाबेस को, एंड द इंटीग्रेटेड प्रोटीन क्लासिफिकेशन IPRO-क्लास डेटाबेस। ये 3 डेटाबेसेस को मैनेज करता है विच कंटेन्स एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस, क्लासिफिकेशन एंड प्रोटीन फैमिली, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन। और PIR में जो इन तीनों को मेंटेन करता है, तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें जानकारी मौजूद होती है हमारे पास, तो एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस, क्लासिफिकेशन एंड प्रोटीन फैमिली का क्लासिफिकेशन, फंक्शन और स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन दिया होता है। नेक्स्ट है हमारा स्विसपोर्ट इज़ अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एनोटेशंस इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन फंक्शन, डोमेन स्ट्रक्चर, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और वेरिएंट। स्विसपोर्ट में हमारे पास प्रोटीन फंक्शन, डोमेन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो भी इसके बारे में जानकारी सारी रखी गई है। दिस डेटाबेस डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम अदर प्रोटीन सीक्वेंस एंड डेटाबेस 3 क्राइटेरिया। जो हमारा स्विसपोर्ट डेटाबेस है ये थोड़ा अलग है सारे प्रोटीन डेटाबेसेस से। कैसे अलग है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एनोटेशंस विच कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एनोटेशंस होती है, इसमें एनोटेशन मतलब पूरी जानकारी होती है सारे प्रोटीन के बारे में। तो इसके पास होता है मिनिमम रिडंडेंसी विच इंश्योर दैट ईच सीक्वेंस इज रिपीटेड ओनली वंस। और इसमें क्या होती है कि ऐसी बनाई गई है इसमें कि गलती बहुत कम हो, एक सीक्वेंस एक ही बार रिपीट हो, बार बार वही नहीं आ जाए। ठीक, मतलब एक सीक्वेंस एक बार हो, एक सीक्वेंस एक बार मतलब एक सीक्वेंस की जानकारी दे दी गई है तो दोबारा वही रिपीट ना हो। एंड इंटीग्रेशन विद अदर डेटाबेस विच इनेबल क्रॉस रेफरेंस एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड डेटाबेस। और ये अलग अलग डेटाबेसेस के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमें कई सारे क्रॉस रेफरेंसेस मिल जाती है। यहाँ पे नहीं तो चलो उस डेटाबेस पे, इस डेटाबेस पे हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं और आराम से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिट्राइवल भी कर सकते हैं। तो ये स्विसपोर्ट हुआ। इसके अलावा हमारा
एक प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस का नाम है ट्रेम्बल। ये तो हमारा प्रोटीन सीक्वेंस था। अभी प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस हमारा क्या है? तो प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेसेस आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 3D स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस में हमारे प्रोटीन के 3 डायमेंशनल और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो भी प्रोटीन का होता है इसके बारे में जानकारी होती है। देयर आर सेवरल एग्जांपल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस के कई सारे एग्जांपल हैं, जिसमें है पीडीबी है। पहला पीडीबी के बारे में देखिए, प्रोटीन डेटा बैंक। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन डेटा बैंक इज़ अ वर्ल्ड वाइड repository of 3D structured data and large molecules such as protein, nucleic acid and other molecules। जो हमारा प्रोटीन डेटा बैंक है, हमारे इसमें 3D स्ट्रक्चर की दी गई है पूरा प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड और जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में। It stores 3D three-dimensional structure model of macromolecular obtained through 3 frequency use experimental methods, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जो हमारा पीडीपी है ना, प्रोडक्ट डेटा बैंक, इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है जिसमें हमने बहुत बढ़िया से एक्सपेरिमेंट किया। और किन किन मेथड से एक्सपेरिमेंट किया है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने पूरी अच्छी तरह से जो भी एक्सपेरिमेंट की गई हैं और जो डेटा आया है हमने डाला है पीडीपी में। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस स्कोप। स्कोप का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस दैट ऑर्गेनाइज प्रोटीन बेस्ड ऑन दियर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज। जो हमारा स्कोप है ये इस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। ठीक, स्कोप कैटेगराइजेस प्रोटीन इनटू डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द रिलेशनरी रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज। और प्रोटीन जो हमारा स्कोप है ये डेटा को हमारे प्रोटीन्स को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करता है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करता है। तो ये हमारे स्कोप हो गए। अब ये सब ने तो हमने देख लिया, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस देख लिया, प्रोटीन डेटाबेस, जीनोमिक डेटाबेस, हमारे सारे डेटाबेसेस है। अब इम्पोर्टेंस क्या हमारे डेटाबेस का हमने बनाया क्यों? तो सबसे पहले तो ये कि हमने स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन, भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो गया तो उसको ऑर्गेनाइज मेथड में स्टोर करना पड़े। दूसरा है कि हम आराम से इंफॉर्मेशन को जब चाहे देख सकें, रिट्राइव कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा क्या क्या है तो देखते हैं। तो डेटाबेस एज ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, स्टोर कर सकें हम। इट अलाउज नॉलेज डिस्कवरी। जो हमारे डेटाबेसेस है हमें नॉलेज डिस्कवरी का एक कह सकते हैं, हमें अनुमति दे देती है, अलाउ करती है। और ये नॉलेज डिस्कवरी क्या होती है? विच रिफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कनेक्शंस बिटवीन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वर नोन व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट एंटर्ड। दिस फैसिलिटेट द डिस्कवरी ऑफ न्यू बायोलॉजिकल इनसाइट फ्रॉम रॉ डाटा। नॉलेज डिस्कवरी में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई पहले से डेटा डाला हुआ है, किसी प्रोटीन के बारे में डाला हुआ है, फिर मान लीजिए हमने कोई नया प्रोटीन डाला, तो हो सकता है कि उन दोनों प्रोटीन के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप है, शायद कुछ आइडेंटिफिकेशन है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशनशिप है। तो उसी को हम कह रहे हैं नॉलेज डिस्कवरी। और इसकी वजह से क्या होता है? न्यू बायोलॉजिकल इनसाइट फ्रॉम रॉ डाटा। रॉ डाटा जो हमने अभी लाया है उसके बारे में हमें नई नई जानकारी भी मिल सकती है। और ये भी पता चल सकता है कि पुरानी किसी डेटा से मैच हो रहा है, मीन उसकी फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं क्या। तो इसलिए भी डेटाबेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Secondary databases have become the molecular biology's reference biology over the past decades or so, providing a wealth of information on just about any gene or gene product that has been investigated by research community। ये कह रहे हैं कि जो हमारे सेकेंडरी डेटाबेस है, सेकेंडरी डेटाबेस में क्या करते हैं? प्राइमरी डेटाबेस का जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करने के बाद हम सेकेंडरी डेटाबेस में डालते हैं। तो हमारा ये सेकेंडरी डेटाबेस एक रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह बन गया है साइंटिस्ट के लिए। रेफरेंस लाइब्रेरी से क्या मतलब है कि जैसे कहते हैं ना कि हमने यहाँ से रेफरेंस लिया, इस बुक से रेफरेंस लिया है, तो ऐसे कोई साइंटिस्ट है नई नई कोई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वो जब चाहे जाके इंफॉर्मेशन देख सकता है। सेकेंडरी डेटाबेस से देखेगा तो वो पहले से ही प्राइमरी डेटाबेस से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्राइमरी डेटाबेस से ही हमने उसको एनालाइज करने के बाद सेकेंडरी डेटाबेस में डाला है। तो ऐसी चीज़ें हमें लिंक पता चलेगा और भी ज़्यादा हमारे एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेंगी। और ये एक रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह हेल्प कर रही है साइंटिस्ट को। अलाउ द इंडेक्सिंग ऑफ डेटा। डेटा को हम इंडेक्स कर सकते हैं, आराम से अरेंज कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स टू रिमूव रिडंडेंसी ऑफ डेटा। रिडंडेंसी मतलब होता है कि कोई फालतू चीज़ है, मान लीजिए कोई ख़राब चीज़ है, फालतू चीज़ है, गलत चीज़ है, तो उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक, जो डेटा मान लीजिए हमारे काम का नहीं है उसको। तो ये हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का था पहला यूनिट, पहला वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।